हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एमपीजीके फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। जो मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, आज उसकी सेकंड क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास पे ही कुछ डिटेल्स बता दी थी, तो अब उस बारे में चर्चा करने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं है। आज के लेक्चर को हम सीधे शुरू कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एमपीजीके का इंट्रोडक्शन यानी कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने उसमें लिया था, जिसमें हमने एमपी के बारे में देखा था कि जो मध्य प्रदेश राज्य है वो किस तरह से भारत में अवस्थित है, नक्शे में किस तरह का दिखाई देता है, क्या उसके प्रति पॉलिटिकल व्यूज रहे, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ। बेसिकली मैंने फॉर्मेशन की जगह आपको रिफॉर्मेशन बताया था, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। 43 जिले जब 1956 में वो गठित हुआ था या पुनर्गठित हुआ था, तब थे वो 43 डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ा करके हम लोग 2000 तक 61 डिस्ट्रिक्ट्स लेकर आए थे। और फिर 61 डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह से कन्वर्ट होकर के 45 में बदल गए छत्तीसगढ़ के अलग होने से, और फिर वो इंक्रीज होते 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 55 डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए, राइट। तो अब हम उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। अब कि हमने रिफॉर्मेशन पूरा कर लिया था, आप लोग उसका रिवीजन जरूर कीजिए। और मैंने आपको बोला था कि भैया ब्लैंक मैप भरना आपके लिए बहुत जरूरी है, सो दैट ब्लैंक मैप विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उस पुनर्गठन के बाद की, तो अब सवाल आता है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश की भारत में क्या क्या पहचान बनी है, मतलब किस किस तरह से मध्य प्रदेश राज्य जो है वो अपने प्रतीकों के जरिए अपनी पहचान को प्रदर्शित करता रहा है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द टुडेज टॉपिक दैट इज मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक, हम इनके बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक क्या है, द स्टेट सिंबल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हुआ यूं है कि 1981 यानी कि 1981, यानी कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1956 में। कब हुआ है भैया? 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। तो तकरीबन 25 साल बाद, यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के 25 इयर्स लेटर, आफ्टर 25 इयर्स, मध्य प्रदेश राज्य ने 1981 में अपनी 25वीं वर्षगांठ बनाई है, क्योंकि 56 में उसका पुनर्गठन हुआ है। तो पुनर्गठन हुआ है, रिफॉर्मेशन हुआ है, तो 25th एनिवर्सरी कब मनाएगा? वो 1981 में मनाएगा। तो अपनी इस 25th एनिवर्सरी पर मध्य प्रदेश ने राज्य प्रतीक अधिनियम जारी किया था, यानी कि स्टेट सिंबल एक्ट जारी किया था। इस राज्य प्रतीक अधिनियम के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक यानी कि सिंबल्स जो थे वो एक्सेप्ट किए गए थे। ये जो सिंबल्स एक्सेप्ट किए गए थे वो सिंबल्स क्या हैं, उन्हीं को हम आज की इस क्लास में देखेंगे। चलिए, पहला सिंबल जो हमारे सामने आता है दैट इज स्टेट एम्बलम, यानी कि राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का स्टेट एम्बलम, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह किस तरह का है, यहां मेरे बाएं हाथ की ओर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहले मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, उसके बाद आप पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक या राजकीय जो चिन्ह है वो एक गोल आकृति का चिन्ह है, जिसके चारों ओर उसके सरकमफेरेंस पर, उसकी परिधि पर आप देखेंगे तो 24 स्तूप हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर, ये इनकी कुल संख्या 24 है। इस बात को ध्यान रखना, यही प्रश्न होता है। इस स्तूप के मध्य में एक बरगद का पेड़ है। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये बैनियान ट्री है ना। ये क्या है? बैनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है। इसके बीचों बीच अशोक स्तंभ है। ये क्या है? अशोक स्तंभ है, द अशोका पिलर, और जो चतुसिंह स्तंभ माना जाता है। और इसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो इसके बाईं ओर, अगर मैं अपने हाथ से बात करता हूं, है ना, तो इसके बाईं ओर एक गेहूं की बाली है, और इसके दाईं ओर सीधे हाथ की ओर एक चावल की बाली है, और इसके नीचे सत्यमेव जयते नाम का वाक्य लिखा हुआ है, जो भारतीय संघ का भी आदर्श वाक्य माना जाता है। अब हमें कुछ 4-5 चीजें इसमें मिल गई। पहला, राजकीय चिन्ह गोल आकृति की एक मोहर जैसी है, जिसके चारों ओर 24 स्तूप हैं, और उसके मध्य में बरगद का ट्री है, पेड़ है। उसके सामने एक अशोक स्तंभ रखा गया, चतुसिंह स्तंभ है, 4 लाइन कैपिटल है अशोक का। उसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा गया है, और नीचे सत्यमेव जयते। उसके एक और गेहूं की बाली है और एक और चावल की बाली है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब ये प्रतीक हमारे को क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये है बाहरी हिस्सा, इसमें 24 स्तूप अंकित हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। इसका जो वृत्त है, सर्कल है, उसके अंदर धान और गेहूं की बालियां हैं। ये राज्य की कृषि प्रधानता को दर्शाने के लिए रखी गई है कि मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कृषि पर आधारित है, और मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, एक एग्रारियन स्टेट है, राइट। दूसरा, इनसाइड द सर्कल, अगर आप केंद्र की आवृत्ति या वृत्त के अंदर जाकर देखोगे तो इसके केंद्र में बरगद का पेड़ है, यानी कि एक बैनियन ट्री आपको मिलेगा। उसके ऊपर अशोक स्तंभ या सिंह, चतुसिंह बोलेंगे इसको,
फोर लाइन कैपिटल जो सांची में और सारनाथ में मिला है, दो जगह हमें उसकी आकृति रखी गई है, राइट। देन सेंट्रल फिगर, इसकी जो बेसिक लिखावट है और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें मध्य प्रदेश शासन ऊपर की ओर और सत्यमेव जयते नीचे की ओर लिखा मिला है, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सत्यमेव जयते, ये दो चीजें हमें लिखी मिलती हैं। तो क्या है, एक तो स्तूप हो गया याद करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, कितने हैं, 24 हैं। सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन, दो वाक्य लिखे गए हैं, गेहूं और चावल की बालियां हैं, एक बरगद का पेड़ है और उसके आगे चतुसिंह स्तंभ लेख है अशोक का, यानी कि अशोक स्तंभ है। चलिए, तो ये है स्टेट एम्बलम, बस इतना करना है, स्टेट एम्बलम आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। बस इसी तरीके से हम आज की इस क्लास में इन सिंबल्स को खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है स्वाम्प डियर, यानी कि बारहसिंगा। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें एक गलती है। गलती क्या है कि किताबों में बहुत सारी मैंने देखा है, पता नहीं क्यों वो लोग एंटीलोप लिख देते हैं। एंटीलोप इज अ डिफरेंट एनिमल यार, स्वैम्प डियर इज अ डिफरेंट एनिमल, इस बात को ध्यान रखना। तो जितने बच्चों ने, खासतौर से इंग्लिश वाले बच्चे, क्योंकि हिंदी में तो सब जगह बारहसिंगा ही लिखा मिलता है। भूर सिंह बहुत फेमस है, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है उसने भूर सिंह को अपना शुभंकर बनाया है, तो वो तो बहुत फेमस है ही है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर कुछ किताबें ऐसी हैं बाजार में जिसमें इसको एंटीलोप लिखा गया है, जबकि एंटीलोप एक अलग एनिमल होता है भैया, स्वैम्प डियर एक अलग एनिमल होता है। इस बात को ध्यान रखना, दोनों की जो स्पीशीज है वो सेम है, बट उनके जो फैमिलीज है वो डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, क्लियर। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमारा जो स्टेट एनिमल है वो बारहसिंगा है, यानी कि स्वैम्प डियर है, एंटीलोप नहीं है। इसको कट कर देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एंटीलोप नहीं है। किसी किताब में ऐसा पढ़ने को आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भैया ऐसा होता रहता है। बेसिकली तो मैं अपनी क्लास के सबसे पहले जो क्लास लेता हूं उसमें ही मैं पहले ये बोल के रखता हूं, बोलिए सबसे पहली लाइन लिख लो, एमपी अजब है, सबसे गजब है। और जितना मध्य प्रदेश अजब है ना, उससे ज्यादा गजब उसको किताबों वालों ने दिखाया है, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था शायद किताब लिखने से। इसलिए मैंने कहा एक किताब आपकी पूर्ति कभी कर नहीं पाएगी, आपको उससे ज्यादा पर जाना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पाते कि ये चीज पूरी तरीके से सही है या नहीं, तो फिर आप लोग कैसे होगे आप समझो। मैं इस वजह से कोई कमिटमेंट देते ही नहीं कभी भी एमपी में, क्योंकि भैया सच में बोल रहा हूं मैं, वो फालतू में किसी ने ऐड नहीं बनाया था, वो सच था, उसने अपने दिल की बात बोली थी कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब जब हम बात करते हैं इसकी प्रजाति की, तो प्रजाति में आता है ब्रांडेरी। ब्रांडेरी ब्रांडेरी प्रजाति का है ये। स्पेशी इसका कौन सा है, ब्रांडेरी स्पेशी है। ये मुख्य रूप से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आता है, उस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। इट इज मेनली फाउंड इन कान्हा किसली, राइट। और कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है उसने इसको भूर सिंह द बारहसिंगा, मतलब बारहसिंगा की ही एक कोई एक पर्टिकुलर नाम भूर सिंह के नाम से अपना शुभंकर, अपना मस्कट बनाया है। मस्कट यानी कि एक प्रकार का प्रतीक होता है। मस्कट क्या होता है, एक प्रकार का प्रतीक होता है। तो वो मस्कट बनाया है भूर सिंह द बारहसिंगा के नाम से। किसके नाम से, भूर सिंह द बारहसिंगा के नाम से बनाया है। नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट बर्ड, यानी कि राजकीय पक्षी। ये पैराडाइज फ्लाई कैचर है, दूधराज है। ये ठीक है, इसका जो इंग्लिश नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर ही मिलेगा, ये दूधराज ही है। हालांकि इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है शाह बुलबुल। इसे महारानी भी कहते हैं पक्षियों की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ बर्ड्स, यानी कि महारानी, और शाह ए बुलबुल इसका नाम है। तो चाहे आप शाह बुलबुल कह लो, चाहे आप दूधराज कह लो, चाहे आप पैराडाइज फ्लाई कैचर कह लो, ये तीनों नाम हमारे स्टेट बर्ड यानी कि राजकीय पक्षी के हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इसके सर के ऊपर त्रिकोण आकार में बनी हुई कलगी, जो हल्के, जो गहरे नीले या काले से रंग की दिखाई पड़ती है। इसकी पूंछ अत्यधिक लंबी होती है पैराडाइज फ्लाई कैचर की। इस प्रजाति को विलुप्ति से बचाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए सबका राजकीय पक्षी बनाया था। इसका संरक्षण मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सैलाना फ्लोरिकन और सरदारपुर, सैलाना फ्लोरिकन पूरा नाम है इसका, सैलाना फ्लोरिकन और सरदारपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि बर्ड सेंचुरीज हैं, उनमें इसका कंजर्वेशन किया गया है। तो अगर आपको दूधराज, शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर देखना है बहुत अच्छे से, तो आप सैलाना जाइए या सरदारपुर जाइए, आपको अच्छे खासे मिलेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टेट ट्री, राजकीय वृक्ष, मैंने बता दिया आपकी राजकीय मोहर में भी इसे दर्शाया गया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बरगद का वृक्ष अगर आप देखोगे तो बरगद का वृक्ष आपको सेक्रेडनेस और आपकी लॉन्ग लाइफ यानी कि दीर्घ आयु का प्रतीक माना जाता है।
ये मध्य प्रदेश के स्थायित्व को दर्शाता है, इस राज्य के स्थायित्व को। इसीलिए हमने अपना राजकीय वृक्ष और उसे अपनी राजकीय मोहर में भी दर्शाया है। इट हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन योर स्टेट एम्बलम, राइट। वैज्ञानिक नाम इसका जो हमें मिलता है वो है फाइकस बेंगलेंसिसी, और धार्मिक महत्व के तौर पर यह पवित्र और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रतीक आता है वो है व्हाइट लिली, यानी कि सफेद लिली, राइट। ये मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है, यानी कि राजकीय पुष्प है, व्हाइट लिली। कहीं कहीं किसी किसी किताब में पता नहीं कैसे पलाश लिख दिया है, मशहूर कोचिंगों की किताबें हैं उसमें पलाश का फूल लिख दिया है, तो भैया उससे भी थोड़ा सा बच के रहना है ना। पलाश नहीं है, सफेद लिली है, व्हाइट लिली है, मैं बोल रहा हूँ व्हाइट लिली है, ठीक है। और व्हाइट लिली है, लिलियम कैंडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिडम, और ये लिलिएसी परिवार का सदस्य है। और ये ध्यान रखना कि शीत ऋतु में ही खिलता है ये। अभी विंटर सीजन चल रहा है, शीत ऋतु का मौसम चल रहा है। अगर आप चाहें तो आप सफेद लिली यानी व्हाइट लिली को अभी देख सकते हैं, क्योंकि इसी मौसम में ये फूल खिलेगा। इसके अलावा अन्य मौसमों में ये फूल नहीं खिलता और देखने को भी नहीं मिल पाता। इसीलिए मध्य प्रदेश के लिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। फिर आता है स्टेट फ्रूट। किसको नहीं पसंद? मेरे ख्याल से शायद मैंने दुनिया में ऐसा विरले कोई आदमी देखा जिसको ये फल पसंद नहीं होगा, दैट इज आम, मैंगो। मध्य प्रदेश ने अपना राजकीय फल यानी कि स्टेट फ्रूट एक्सेप्ट किया है आम को। उसका कारण भी है। पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम समझ लेना, मैंगीफेरा इंडिका। ये तो बेसिकली हम लोग बायोलॉजी सॉरी बॉटनी में भी पढ़ते हैं, ये तो पढ़ने में आता है। बॉटनी में फूल का नाम इसका नाम, और जूलॉजी में अन्य जानवरों का नाम पढ़ने के लिए आता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीफेरा इंडिका, यानी मैग्नीफेरा इंडिका इज द कॉमन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो फ्रूट। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हम बोल सकते हैं दैट ये आम जो है मध्य प्रदेश में अच्छा खासा होता है पैदावार। सबसे प्रमुख जिले अगर आप मध्य प्रदेश में आम के लिए देखेंगे, यानी आम जिले, मैंगो डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसमें रीवा और जबलपुर का नाम सामने आता है। रीवा का तो सुंदरजा आम किसको नहीं पता, बहुत जगह फेमस है, अच्छा खासा बड़े साइज का आम होता है। सुंदरजा आम तो विश्व विख्यात है, वर्ल्ड फेमस आम है, और इसको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया जा चुका है, भौगोलिक संकेतक टैग भी दिया जा चुका है। साथ ही साथ ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी रीवा को दर्शाता है, यानी कि रीवा जिले की प्रमुख पहचान ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद परियोजना के अंतर्गत आम ही है, राइट। तो जबलपुर और रीवा दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी आपको मिलती है एंड दैट इज नूरजहां आम, नूरजहां मैंगो, नूरजहां आम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नूरजहां मैंगो, नूरजहां आम की जब मैं बात करता हूं, बड़ी दुर्लभ और खास प्रजाति है भैया। कायदे से अफगानिस्तान की रेस के साथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा के इसको तैयार किया गया और एक प्राइवेट फार्म में उगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में ही उगाया जाता है भैया। इसकी सालों पहले बुकिंग चलती है, अगर आप आज जाके देखोगे ना तो आपको अगले सीजन में ये नहीं मिलने वाला, आने वाले आपको शायद उसके बाद मिलेगा, क्योंकि उसकी बुकिंग एडवांस में पहले ही चल रही होंगी। ये अपने आप में बड़ी प्रजाति और बड़ी दुर्लभ प्रजाति का आम है, जिसे नूरजहां कहा गया है। ये अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा जो है, कट्ठीवाड़ा, राइट, उसमें पाया जाता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। अच्छा, कट्ठीवाड़ा अपने लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। कट्ठीवाड़ा के लिए, कट्ठीवाड़ा को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी या मौसिन राम कहते हैं। कट्ठीवाड़ा जो क्षेत्र है इसी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी या मौसिन राम क्षेत्र कहते हैं, बारिश की वजह से। यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है साल में, सबसे ज्यादा अभी तक की रिकॉर्डेड दर्ज बारिश यही मानी गई है, राइट। ये नूरजहां आम और सुंदरजा दोनों ही आकार में बहुत बड़े आम होते हैं। दीज आर द लार्ज साइज मैंगोज, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, सुंदरजा आम मैंने बता दिया, लीवा जिले की विशेषता है। सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल चुका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। सुंदरजा को जरूर याद रखिए, राइट। और मध्य प्रदेश का मैंगो रिसर्च सेंटर, आम अनुसंधान केंद्र, जहां पर आमों की विशेष किस्मों पर या आमों की विशेष वेराइटीज जो स्पेशल हैं उन पर रिसर्च किए जाते हैं, उनकी अध्ययनों को आगे बढ़ाया जाता है। ये सारा काम मध्य प्रदेश के आम अनुसंधान केंद्र में होता है, और ये आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले में गोविंदगढ़ में स्थित है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। अगर आप आम खाने के बहुत शौकीन हैं और बेहतरीन किस्म के आमों के बहुत ज्यादा आप मतलब शौक रखते हैं, उनको खाना पसंद है, तो भैया गोविंदगढ़ इज द प्लेस फॉर यू। आपको वहां जरूर जाना चाहिए, आपको मजा आ जाएगा। आप भी कहोगे सर क्या चीज बताई आपने। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं, दैट इज स्टेट फिश यानी राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की स्टेट फिश की जब हम बात करें, मध्य प्रदेश की जब राजकीय मछली की हम बात करते हैं, सो स्टेट फिश क्या है, राजकीय मछली क्या है? यह है महाशीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है?
महाशीर है, यानी कि स्टेट फिश है। ये टॉरटॉर के नाम से जानी जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम टॉरटॉर है, कहीं कहीं इसका नाम टोरा टोरा भी मिलता है। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, कुछ किताबों ने लिख दिया है, वैसे तो इसमें कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, ये आएगा तो लगा दोगे, ये आएगा तो लगा दोगे, तो तुम्हारे को कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं है ज्यादा। 2011 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि जो महाशीर है उसे हम अपनी राज्य की मछली घोषित करें। ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में नर्मदा नदी में पाई जाती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की अन्य नदियों में भी ये पाई जाती है, लेकिन बड़ी तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही है, यानी कि एंडेंजर्ड होती चली जा रही है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस IUCN नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस मछली या इस फिश की स्पीशी के लिए अपना कंसर्न व्यक्त किया है। तभी जाकर के मध्य प्रदेश ने यह तय किया कि क्यों ना हम इस मछली को अपनी राजकीय मछली का दर्जा दें, ताकि इसके बारे में जागरूकता हो और इसके संरक्षण के प्रयास किए जा सकें, इसके कंजर्वेशन के एफर्ट्स किए जा सके। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर कि जो महाशीर है उसे मछलियों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ फिश कहते हैं इसको। इस बात को ध्यान रखना, इसे मछलियों का राजा या टाइगर ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग ऑफ फिशेज या फिर टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है। इसका प्राकृतिक आवास मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियों में भी ये पाई जाती है, चंबल, केन और बेतवा में भी। इस मछली की एक खास बात है, सुनो जरा, मैं बताता हूँ क्या। ये मछली अगर आपको किसी भी नदी में मिल जाए ना, तो ये समझ लीजिए उस नदी का पानी बहुत प्योर और शुद्ध है, अत्यधिक शुद्ध है, मतलब एक पैरामीटर से अधिक शुद्ध है। कारण क्योंकि महाशीर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो ये है कि महाशीर नाम की मछली वहीं पाई जाएगी जहां पर पानी शुद्ध मिलेगा। अगर पानी दूषित है, प्रदूषित है या पॉल्यूटेड है या इम्प्योर है, तो वो मछली वहां उस पानी में नहीं रहेगी, वो मर जाएगी। तो अगर महाशीर आपको अच्छी खासी खेलती कूदती किसी नदी में मिल गई, समझ लीजिए उस नदी का पानी बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर वाटर आपको उस नदी का मिल जाता है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो चंबल, केन, बेतवा और विशेषता नर्मदा नदी, इसको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक नाम टॉरटॉर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कहते हैं संकटाग्रस्त स्थिति इसकी कैसी, एंडेंजर्ड स्टेटस इसका कैसा है, मैंने अभी बता दिया। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इसे लुप्त प्राय एंडेंजर्ड श्रेणी में ऑलरेडी रख दिया है। उनकी अपनी लिस्ट है, जिनमें एंडेंजर्ड लिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट मानी जाती है, और इसमें महाशीर रखी जा चुकी है, इसलिए महाशीर का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। मध्य प्रदेश में इसका प्रजनन केंद्र भी विकसित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इसका ब्रीडिंग सेंटर, जहां इसकी प्रजातियों को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इसे उपयुक्त वातावरण दिया जा सके, यानी सूटेबल एनवायरनमेंट दिया जा सके, सो दैट ये अपनी ब्रीडिंग बहुत अच्छे से कर सके, ताकि इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो, इसकी संख्या में वृद्धि हो। ये कहां बनाया गया? बड़वा नाम की तहसील आती है खरगोन जिले में। खरगोन जो जिला है, ये ओमकारेश्वर से ठीक पास है, नर्मदा नदी के किनारे पर बड़वाह, वहां पर इसका प्रजनन केंद्र विकसित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो महाशीर नाम की मछली से संबंधित प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर कहां डेवलप किया गया है? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत इजीली आप उसका आंसर दे दोगे, एंड दैट आंसर इज खरगोन जिले की बड़वाह तहसील, राइट। इसकी विशेषता क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ये क्लीन वाटर इंडिकेटर है। क्लीन वाटर इंडिकेटर यानी कि शुद्ध जल को सूचित करने वाला, शुद्ध जल का सूचक है। मतलब ये उसी पानी में मिलेगा जिस पानी में शुद्धता है, अशुद्ध पानी में ये आपको मिल नहीं सकती। नेक्स्ट, स्टेट क्रॉप क्या है भैया? सोयाबीन। देखो आज का लेक्चर पूरा याद करने पर बेस्ड है, ज्यादा कुछ कहानियां नहीं है, आपसे सुनते चलिए और याद कर लीजिए इसको। बाकी PDF के लिए आपको मैंने कल बता दिया था कि किस तरह से आपको प्राप्त करनी होगी, ठीक है। स्टेट क्रॉप सोयाबीन है। सोयाबीन की उत्पादन में मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। मैंने आपको कल बताया भी था इसकी पहचान बताते समय या मध्य प्रदेश के परिचय में, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, लेकिन उस सोया स्टेट का मतलब स्लीपिंग स्टेट नहीं है, सोयाबीन स्टेट है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। MP इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन, जो प्रोटीन से भरपूर होता है। अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के एक इकाई मात्रा में तकरीबन 40 से 42% सिर्फ प्रोटीन होता है भैया, ध्यान रखना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। ये लेग्यूमिनोसी फैमिली की है। लेग्यूमिनोसी फैमिली में दालें भी आती है, पल्सेस, राइट। वैज्ञानिक फैमिली जो है लेग्यूमिनोसी, उसी में दालें पल्सेस भी आती है, तो उसी समूह का है ये माना जाता है। इट बिलोंग्स टू द लेग्यूमिनोसी फैमिली। एंड मध्य प्रदेश का 60% से अधिक सोयाबीन, क्या मध्य प्रदेश 60% से अधिक सोयाबीन उत्पादित करता है पूरे भारत में। इसी वजह से मध्य प्रदेश को सोया राज्य या सोया स्टेट कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां है, तो आप टिक लगाते हैं सर इंदौर में आता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना सर मध्य प्रदेश में कहां है, आप बताते हैं सर उज्जैन में आता है। सोयाबीन का वायदा बाजार कहां है, मतलब फ्यूचर मार्केट कहां है, आप बताएंगे सर इंदौर में आता है, जहां सबसे बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है। राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यानी कि जो स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर है वो कहां है, तो आप बताएंगे सर उज्जैन में है। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखो मैंने क्या बताया आपको, 2 सोयाबीन केंद्रों के बारे में बताया, कंफ्यूज ना बहुत लोग आप मेरे से ये भी कहेंगे, बोले सर एक बात होता, हमने किताब में उज्जैन पढ़ा है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र और आप इंदौर बता रहे हो। सुनो भाई मेरी बात, राज्य स्तरीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में बनाया गया है, जहां सर्वाधिक इसका उत्पादन भी है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, नेशनल लेवल का जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है वो इंदौर में है। तो दोनों जगह है, ये मैंने दोनों जगह लिख कर दिया है, आप बाद में ना चढ़ जाना भैया कि भैया ऐसा है वैसा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। अगला है मलखंब। राजकीय खेल 2013 में से अपनाया गया था 9 अप्रैल के दिन। प्रभाष जोशी पुरस्कार मुख्य पुरस्कार माना जाता है जो मलखंब से संबंधित है और इसी खेल में दिया जाता है इसके खिलाड़ियों को। 9 अप्रैल 2013 को मलखंब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था, यानी स्टेट स्पोर्ट घोषित किया गया था। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है मल और एक है खंब। खंब का मतलब एक स्तंभ होता है, एक पिलर होता है भैया, है ना। और मल्ल का मतलब क्या होता है, मल्ल का मतलब होता है वॉरियर यानी कि योद्धा, राइट। तो एक योद्धा जो स्तंभ के द्वारा अपनी क्या कह सकते हैं शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, ये एक व्यायाम प्रदर्शन है जो मलखंब के नाम से जाना जाता है। यहां देखिए मल्ल मींस वॉरियर, मल्ल का अर्थ है योद्धा या पहलवान, खंब का अर्थ है खंबा यानी कि खंबे पर किया जाने वाला व्यायाम। और ये भी 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का होता है। एक होता है बेटा फिक्स्ड मलखंब, जिसमें जमीन में एक लकड़ी का खंबा गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर मलखंब प्रदर्शन होता है। ये ग्रुप में भी किया जा सकता है और सोलो भी किया जा सकता है, अकेले भी किया जा सकता है। एक इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा होता है बेटा हैंगिंग मलखंब, इसमें कहता है रस्सी लटका दी जाती है और रस्सी के सहारे सोलो परफॉर्मेंस एक आदमी करता है। ज्यादातर लड़कियों में ये प्रसिद्ध खेल है, जैसे आपको ये वाली इमेज दिखाई दे रही होगी। इसी तरीके से एक होता है शेप या रोप मलखंब, ये केवल रस्सी के सहारे ही किया जाता है ना। ये जैसे ये एग्जैक्टली जो आपको दिखाई देगा ये शेप या जो आपको रोप मलखंब है वो दिखाई देता है। और हैंगिंग में जो डंडा होता है, जो लकड़ी का स्तंभ होता है, वो रस्सी के सहारे गाड़ दिया जाता है। ये तीनों में अंतर रहेगा। तो फिक्स्ड मलखंब होता है, हैंगिंग मलखंब होता है और शेप या रोप मलखंब होता है। ये 3 तरीके के मलखंब खेले जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। मलखंब अकादमी मध्य प्रदेश की कहां है, आप बताएंगे सर उज्जैन में स्थित है। उज्जैन शहर एक ऐसा शहर है जिसे मलखंब का गढ़ माना जाता है, मलखंब का हब माना जाता है। प्रभाष जोशी पुरस्कार खेलों में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2013 में ही हुई थी और ये मलखंब में दिया जाता है। मलखंब की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के लिए ये है कि मलखंब को 2020 में भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स मलखंब के लिए भी होते हैं। तो मलखंब की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि वो राष्ट्रीय स्तर के खेलों में शामिल है और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश राज्य ही वो राज्य है जिसने मलखंब को इतनी पहचान दिलाई है पूरे विश्व स्तर पर। चलिए नेक्स्ट, स्टेट डांस। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई। राई बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशी के माहौल में यानी उत्सवों पर होने वाला एक प्रमुख नृत्य माना जाता है, जैसे विवाह पर, जैसे जन्म पर या अन्य किसी उत्सव पर, जन्म समारोहों पर इसे सबसे ज्यादा आयोजित किया जाता है। राई जो है वो एक प्राचीन परंपरा है बुंदेलखंड की, जो बुंदेलखंड में सामूहिक रूप से जो नर्तक होते हैं, जो नर्तकियां होती हैं, मुख्य रूप से तो बेड़नी होती हैं, वो होते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे स्वांग कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी आदि जिलों में होता है, जो बुंदेलखंड से रिलेटेड जिले हैं। आपने कल मैप अगर देखा होगा तो उसमें आपको ये सब मिले होंगे, अगर बनाया होगा आपको याद भी हो गए होंगे। ये खुशी के अवसर पर किया जाता है, जैसे जन्म हो गया, विवाह हो गया, त्योहार या होली ज्यादातर अवसर होते हैं, दिवाली के अवसर होते हैं, उन पर ये किया जाता है। राई बेसिकली है क्या? देखो राई में इंपॉर्टेंट चीजें 3 होती हैं। पहला होता है एक बेड़नी, ये नर्तकी होती है, मुख्य नर्तकी को बेड़नी कहते हैं। पूरा नृत्य जो है वो यही करती है और इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ये बेड़नी है। इसमें एक आता है बेटा विदूषक। विदूषक एक पुरुष कलाकार होता है, बेड़नी एक स्त्री होती है और विदूषक एक पुरुष कलाकार होता है, उसको विदूषक कहते हैं। इसका काम क्या है कि जब नृत्य चल रहा होता है राई में, तो बीच बीच में ये आकर के लोगों का मनोरंजन करता है, बीच बीच में आकर के लोगों को हंसाता है।
ये इसका काम है, जिसे हम विदूषक कहते हैं, ये पुरुष होता है। तो एक बेड़नी हो गई, एक विदूषक, इसलिए मैंने सामूहिक बोला था आपसे, एक अकेला आदमी नहीं करता। फिर एक होता है क्लॉन यानी कि वाद्य यंत्र इसमें आता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है ना, वाद्य यंत्र आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है। ये बेसिकली कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? मृदंग, ढोलक का एक प्रकार माना जाता है मृदंग, और एक नगाड़िया या नगाड़ा भी कहते हैं इसको, जिसका उपयोग किया जाता है। नर्तकी की जो थाप है, वो उसकी जो ढोलक पर थाप पड़ती है, वो नर्तकी की गति बदलती है, यानी कि जो ट्यूनिंग है रिदम्स की, वो ढोलक या मृदंग और नगाड़िया की थाप पर नर्तकी नाचते हुए करती है। क्लियर है? तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक नर्तकी, एक विदूषक और एक, इंग्लिश वाले इसको हिंदी में याद रखिए प्लीज यार, है ना, एक नर्तकी, एक विदूषक और एक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में मृदंग है और नगाड़िया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विदूषक एक पुरुष रहेगा और बेड़नी एक नर्तकी होती है राई में। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का स्टेट थिएटर की बात करते हैं, राजकीय नृत्य की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इट इज मार्च। ये मार्च है, इसकी शुरुआत उज्जैन में की गई थी भैया। और ये जो मार्च होता है, ये बेसिकली मालवा के प्रमुख शहरों जैसे उज्जैन, इंदौर और धार में ही परफॉर्म किया जाता है। इसका जो उद्भव अगर आप देखोगे तो राजस्थान के ख्याल गायन शैली से हुआ है। जो ख्याल गायन शैली है, इसका नाम मार्च इसलिए है क्योंकि मार्च शब्द जो है वो मंच से बना है, मंच यानी कि स्टेज। तो जो स्टेज है वो ऊंचा एक मंच बनाया जाता है, और खासतौर से ये इस तरीके से पारंपरिक तौर पर राजा महाराजाओं के जमाने में हुआ करता था। मुख्य रूप से इसकी शुरुआत का श्रेय मराठाओं को जाता है, जो मराठा पेशवा थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई है कायदे से, और मालवा में इस विधा को लेकर आने वाले वही लोग थे। तो ये रात्रि में शुरू होता है और सुबह तक चलता है, मतलब ये आप बोल सकते हो होल नाइट होने वाला एक प्रोग्राम है, रात्रि का कार्यक्रम है ये। नाम का अर्थ है मार्च, ये संस्कृत के शब्द मंच से बना है, और इसका मतलब होता है ऊंचा स्थानीय स्टेज, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। हालांकि मार्च के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर अगर हम बात करें तो ये देखो खुला मंच होता है, ये पूरी तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि ये इंडोर स्टेज पर हम करवाएं परफॉर्म। पारंपरिक रूप से ये रात के समय शुरू होता है और सुबह तक चलता है, जो मैंने बताया आपको, पूरी नाइट शिफ्ट होती है भैया इसमें, कंप्लीट नाइट शिफ्ट के हिसाब से कलाकार आते हैं, कंप्लीट नाइट शिफ्ट के हिसाब से इसमें ऑडियंस आती है बकायदा। चलो, प्राचीन काल में इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे, महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे, जो परंपरा अभी तक चल रही है। हालांकि कहीं कहीं पर महिलाएं योगदान देती होंगी अब, लेकिन ये मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है। जैसे राई मुख्य रूप से स्त्री प्रधान नृत्य है, मार्च मुख्य रूप से पुरुष प्रधान अदाकारी है, एक प्रकार की थिएटर है, जो गायन शैली में इसमें आपको विभिन्न चरित्र पुराने काल के, जो राजा महाराजाओं के काल थे, उसके समय की कहानियां आपको गायन शैली में बताई जाती है इस मार्च में, है ना। इसमें ढोलक सारंगी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, और म्यूजिकल ड्रामा है, एक प्रकार का म्यूजिकल थिएटर है जो आपको दिखाई देता है। क्लियर? मार्च के कथानक जो है, मैंने आपको बताया, पौराणिक कथाएं जो होती हैं, प्राचीन कथाएं, राजा महाराजाओं की वीर गाथाएं हैं, एपिक्स हैं, उन पर बेस्ड होती हैं। हीरोइक एपिक्स हैं, लोकल फॉक्स हैं, स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित होते हैं। इसके संवादों को रंगत कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि जो इसमें बोल करके आपको सुनाया जाता है उसे हम रंगत कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रंगत। क्या कहा जाता है उसे? रंगत कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसके संवाद, उसके डायलॉग्स जो होते हैं, डायलॉग्स को रंगत कहते हैं। ये पद्य कविता के रूप में गाए जाते हैं, गा गा के सुनाए जाते हैं, ऐसे नहीं सीधे जैसे आपने नॉर्मल थिएटर देखा होगा वैसा नहीं, म्यूजिकल और सिंगिंग थिएटर होगा ये। बेसिकली उसी तरीके का ड्रामा आपके सामने लाया जाता है, रिदमिक होता है। सिद्धेश्वर सेन मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति हैं, मार्च का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि सिद्धेश्वर सेन जो है उनका संबंध किस से है, आप बताएंगे मार्च से है। इसी तरीके से बाल मुकुंद गुरु, ये मार्च परंपरा को जीवित रखने में योगदान दिया है इन्होंने मध्य प्रदेश में। और उज्जैन को मध्य प्रदेश में मार्च का केंद्र माना जाता है भैया। उज्जैन अब दो चीजों का केंद्र बन जाता है, उज्जैन इज द हब ऑफ मलखंब स्पोर्ट्स एंड उज्जैन इज द हब ऑफ मार्च थिएटर। इन दोनों चीजों का हब जो है उज्जैन है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट दी मध्य प्रदेश स्टेट सिंबल्स। ये मध्य प्रदेश के राज्य के प्रतीक हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना है। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कीजिए, समझिए, इसको फॉलो कीजिए। यहां से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से तो फायदा होगा ही। और बहुत ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस है वो तो बन चुके हैं। तो आपको उनसे रिलेटेड चीजें भी अब याद रखनी चाहिए जो हमने कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी की जो चीजें हैं उनको भी और डिटेल लाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये जनरल स्टडीज की क्लास हमारी आगे बढ़ती जाएगी जीके की, उसमें हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल करते जाएंगे, क्योंकि अभी इनिशियली लेवल पर उतना कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, वहां हमारी रिदम्स टूटेंगी, इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। चलिए भैया, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एमपी के स्टेट सिंबल्स को आप अच्छे से याद कीजिए, देखिए, कोई भी डाउट्स है हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मेरा नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, सो दैट यू कैन एनी टाइम कॉल मी एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम।
पढ़ते रहिए और इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।